नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मनी सेंट्रल में हम देश दुनिया की कारोबारी खबरों की बात करते हैं। बैंकों में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या बड़े ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, सरकार की नीतियों का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा आपकी जेब और शेयर बाजार तक हम पैसों से जुड़ी हर बड़ी खबर और उसका विश्लेषण आपको देने की कोशिश करते हैं। इस एनालिसिस में हमारे साथ होते हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो चलिए मनी सेंट्रल की शुरुआत करें। उससे पहले बताते हैं कि आज के शो में हम किन अहम मसलों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेंशन पर। यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस पर सरकार का एक बड़ा ऐलान हुआ है। क्या है ये ऐलान, इसे समझेंगे। बात करेंगे रिजर्व बैंक के मंथली बुलेटिन की। इसमें किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया है और सरकार और इकोनॉमी के लिए क्या अलर्ट इसमें जारी किए गए, ये भी जानें। रिजर्व बैंक की बात होगी तो कोऑपरेटिव बैंक पर भी चर्चा करेंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिपॉजिटर्स के पैसों को लेकर एक बड़ी बात कही, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे सरकार की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट की, जिसमें घरेलू सेविंग्स के सामने एक बड़े खतरे का जिक्र किया गया है। और आखिर में बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले ने भारतीय बाजारों को पंख लगा दिया। इस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात होगी पेंशन की। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान पिछले साल अगस्त में किया गया था। अब इस पर बड़ी खबर यह आ रही है कि सभी योग्य केंद्रीय कर्मचारियों के पास इस स्कीम से जुड़ने का मौका 30 जून तक होगा। पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस बात की जानकारी दी। यह स्कीम 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी। सर, मेरा आपसे सवाल है कि यूनिफाइड पेंशन पर अब तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में ये था कि वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, उसको लेके एक बड़ा नोटिफिकेशन पीएफआरडीए ने जारी किया है, जिसमें उन तमाम रूल्स का जिक्र किया गया है कि ये स्कीम आखिर ऑपरेशनल कैसे होगी। जब इसके बारे में लॉन्च किया गया था, हाँ, इसको जब लॉन्च किया गया था, जब इसका ऐलान किया गया था पिछले साल, तब इसमें उन तमाम निटी-ग्रिटीज़ का जिक्र नहीं था कि ये कैसे ऑपरेशनल होगी, क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी। आज उन सब चीज़ों का ऐलान इसमें किया गया है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि 30 जून तक का मौका होगा केंद्रीय कर्मचारियों के पास कि वे इस स्कीम का हिस्सा बन सकें। 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों ने सरकारी सर्विस ज्वाइन की है, उनके पास मौका होगा, 3 महीने का मौका होगा। 1 अप्रैल से स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी ऑपरेशनल हो जाएगी, और उसके बाद फिर 3 महीने होंगे। जो लोग 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे, उनके पास 1 महीने का वक्त होगा। एक ये बड़ी बात है इसमें जी। और वन टाइम एक आपके पास विंडो होगी जिसमें आप एनपीएस से यूपीएस की तरफ शिफ्ट कर सकेंगे। तो ये कुछ बड़े बड़े जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसका जो खाका है, वो आज एक नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दिया गया है। और इस चीज़ का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से, केंद्रीय कर्मचारी या दूसरे भी जो राज्यों के सरकारी कर्मचारी हैं, वो कर रहे थे। राज्यों के पास मौका होगा कि वो इस स्कीम को एज इट इज़ लागू कर सकें। जी सर, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यूपीएस जो स्कीम है ऑपरेशनल हो जाएगी 1 अप्रैल से। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 30 जून तक, यानी अगर आसान भाषा में कहें तो 3 महीने का उनको समय में रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स पर बात करते हैं सर। जिस बेनिफिट्स को लेकर इतना हो हल्ला मचा था, सरकार कह रही थी कि देखिए हम आपके प्रति कितने हम सजग हैं। 23 लाख कर्मचारियों की बात की गई कि उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। वो कौन कौन से 4-5 पॉइंट्स है, आप आसान भाषा में समझाइए। देखिए, एक तो एश्योर्ड जो है पेंशन है, एक एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, हाँ, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, और फिर एक लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुटी। जी सर। ये कुछ 4-5 जो हैं वो मोटे मोटे बिंदु हैं जिन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पर इसको दिया जाना है। और ये वही जो 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों ने सरकारी सेवा ज्वाइन की है, उनके लिए ये स्कीम लाई जानी है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके इसमें जो कर्मचारी हैं उनके साथ थोड़ी अभी रस्साकसी का मामला है, थोड़ी सी रार बनी हुई है। चाहे वो 50% पेंशन कब से मिलेगी, उसके लिए न्यूनतम
जो सर्विस की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए। जी। सरकार ने 25 साल की सर्विस की बात कही है। कर्मचारी संगठन जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको घटाया जाना चाहिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ जो मामला है उनकी सर्विसेज अमूमन ऐसी होती हैं जो 20 साल 19 साल उसके ऊपर जाना मुश्किल होता है, लोग छोड़ देते हैं, वहाँ से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो क्या उनको आधी पेंशन मिलेगी? जो 50% एश्योर्ड पेंशन की बात कही गई है, गारंटी शुदा पेंशन की बात कही गई है, क्या वो मिलेगी? और ऐसे ही और जो मसले हैं लमसम को भी लेकर सवाल उठाया जा रहा है लमसम, हाँ, कि अब मेरा ही पैसा रहेगा, उसका मात्र 10% दिया जाएगा तो वो क्या ही बेहतरी है। फिर वीआरएस को भी लेकर भी बहुत समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि वीआरएस जिस दिन से लेंगे उस दिन से तत्काल प्रभाव से मुझे दे दिया जाए, तो उस पर भी रार है। लेकिन सर, यूपीएस की जो 5 बड़ी बातें हैं, अगर आप आदेश दें तो मैं उसको आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। देखिए, एक तो जो मिनिमम पेंशन की बात की जा रही है या एश्योर्ड पेंशन की बात की जा रही है उसको समझिए। देखिए, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले 12 महीने की जो बेसिक सैलरी होती है उसके औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे ये पेंशन मिलेगी, 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो वो भी उसको पेंशन मिल सकता है। हालांकि इस पे भी रार है कि कहा जा रहा है कि इसमें भी कुछ और मांग बढ़ा जाए। देखिए, बिल्कुल 10 साल की पेंशन है, वहाँ पे अब 10,000 रुपये पेंशन की बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये जो रकम थी ये 9,000 रुपये की रकम थी, तो अब ये 10,000 रुपये की रकम है, लेकिन इसको शायद और बढ़ाए जाने के लिए डिमांड कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। अब सर, एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात करते हैं। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए पेंशन है, तो उसका 60% जो है पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होने पर इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो है 10,000 रुपये महीना होगी। महंगाई के साथ साथ आज की तारीख में अगर ये आंकड़े को अगर देखेंगे सर, तो ये 10,000 से ना बढ़कर 15,000 20,000 के आसपास होती हुई दिख रही है सर। इन तीनों पेंशन पर जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वाला जो मामला है, जो आपको थोड़ा समझने में जटिल लग रहा होगा सर, तो वो कुछ है नहीं सर, वो बेसिकली डीए का पार्ट है जो साल में 2 बार जो बढ़ता है हर 6-6 महीने पे, तो वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा ताकि इन्फ्लेशन की जो मार है आप पर ना पड़े सर। और लमसम वाला तो सर ने आपको बता ही दिया। तो सर, कुछ और वैल्यूबल पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो है कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था सर यूपीएस में, सरकार उस समय भी कह रही थी, उस समय अश्विनी वैष्णव साहब आए थे, बड़ा पीसी हुआ था, कहा गया कि देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम हम ले आए, आप क्या मांगते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, लीजिए हम आपके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आए हैं। कहा कि देखिए गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 14% देती थी सरकार, अब उसको हम बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया। हालांकि जो हमारा और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही है बेसिक का, और हमारा आपका नहीं, सरकारी कर्मचारी, जी सरकारी कर्मचारी का, मतलब हमारा आपका संबोधित करने का मतलब व्यूअर्स का, आम लोगों का सर, तो वो 10% के आसपास। लेकिन एक और पेच है सर कि पूरा जो पेंशन का कॉर्पस है उसको भी कहा जा रहा है कि 2 फंड में बांटा जाएगा, तो उस पर भी अगर आप कुछ राय देना चाहें। हाँ बिल्कुल, तो जो अभी जो चर्चा कर रहे थे कि 10% और उसको 8.5%, बिल्कुल हाँ 10% जो है हिस्सा पेंशन वाले उसमें जाएगा, 8.5% हिस्सा सरकार का बाकी उसमें जाएगा। लेकिन देखिए, पिछले साल सरकार को इसके लिए कमेटी बनानी पड़ी थी, अगर हम इतिहास में लेके जाएं, और तब बड़ी रार थी। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, देश भर के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार को एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 में बंद कर दी गई थी उसको फिर से लागू करना चाहिए। कर्मचारियों की ये बड़ी डिमांड थी। ठीक है सर। लोकसभा चुनाव में ये मसला उठा था, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी थी और उनके खजाने पर तगड़ा बोझ पड़ा, जैसे हिमाचल प्रदेश वाला जिक्र करें, हिमाचल प्रदेश सरकार साहब, हाँ, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हुए थे। तीनों राज्यों में भाजपा जीती और वहाँ ये मसला बड़ा जोर शोर से उठाया था विपक्ष ने, और कहा था ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम गेम चेंजर साबित होगी, उसको लाने को लेके बीजेपी की सरकारें हिल जाएंगी, उखड़ जाएंगी। वैसा नहीं हुआ। इसके बाद से सरकार थोड़ी राहत में आई, लेकिन सरकार ने फिर ये प्लान बनाया कि भले हम ओल्ड पेंशन स्कीम न लाएं, लेकिन इसके जैसी हमको कोई दूसरी स्कीम लानी पड़ेगी। तब ये कमेटी बनाई गई। टीवी सोमनाथन जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी अगुवाई में, तब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी अगुवाई में ये समिति बनी, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद इस पूरे के पूरे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको सरकार ने पिछले साल, जब सरकार की वापसी हो गई एनडीए के तीसरे टर्म की, बीजेपी के तीसरे टर्म की, तब सरकार ने इसको लॉन्च किया, इसका ऐलान किया, और आज उसका पूरा का पूरा खाका पेश कर दिया गया है, जिसमें 30 जून तक का एक वक्त दिया गया है। सवाल इसमें एक बड़ा ये भी है कि राज्यों में कब से ये लागू होगा, क्योंकि राज्यों के पास एक ऑप्शन है, क्या राज्य एज इट इज़ इसको लागू करते हैं
क्या कुछ राज्य इसको लागू करेंगे, कुछ राज्य इसको लागू नहीं करेंगे, राज्यों के खजाने पर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाते हैं लोगों को, और क्या वाकई कर्मचारी जो हैं, कर्मचारी संगठन जो हैं, क्या वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से खुश होंगे, या इसके बाद भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जैसे उसको लेके मांग अभी भी जारी है पुरानी पेंशन को लेके, तो क्या वो मांग जारी रहेगी या क्या पेंशन का जो मसला है वो ठंडा पड़ जाएगा। सवाल इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है बड़ा, 8वां वेतन आयोग भी जोड़, 8वां वेतन आयोग तो है ही, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, मेरे आपके जैसे एम्प्लॉयज हैं, जिनको लेके एक अम्ब्रेला पेंशन स्कीम को लाने की बात है, जिनकी जो पीएफ से जुड़े लोग हैं उनको 7,500 रुपए की पेंशन देने की बात है। क्या इन दोनों मसलों पे सरकार कोई क्विक कार्रवाई करती है? क्या इसी साल या अगले 2-3 महीने में हम जो 7,500 रुपए की पक्की पेंशन की बात है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, गांव देहात के रहने वाले हर आदमी को सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराने की जो सरकार बात कर रही है, उसमें क्या जो अम्ब्रेला स्कीम एक पेंशन की लाने की बात है, क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जिसका नाम देने की खबरें ऐसी आई? कंफ्यूजिंग भी हो गया है प्रवीण सर। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये भी यहाँ भी मतलब, और जो पीएफ के जरिए जो पेंशन मिलेगी आपको, ईपीएस 95, हाँ, वो तो पेंशन की एक कतार है, लेकिन माना ये जा रहा है कि एनपीएस को क्लब करके एक अम्ब्रेला पेंशन स्कीम आएगी, उसके अलावा ईपीएस रहेगी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम रहेगी। और जो पुराने कर्मचारी हैं जो अब 1 जनवरी 2004 से पहले जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है या जिनके लिए एश्योर्ड है, उनको वो मिलेगी। तो कुल मिला के 3-4 पेंशन के सिस्टम तो अभी देश में रहने वाले हैं। चलिए पेंशन को हटाकर अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी। सर अभी तक कुछ उसमें आगे बात बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। लोगों के जो है, जो उनका जो मतलब में जो कौतूहल है, जो समझिए कि बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। सरकार कब गठन करके कब उसका वर्किंग शुरू होगी, कब पहली मीटिंग होगी, इन सब तमाम चीज़ों पे हमारे यहाँ तो लगातार आप ही अब इसको पूरा कवर करते रहते हैं। तो देखा जाएगा इसमें क्या आगे आने वाले वक्त में अपडेट आएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन आया है बेसिकली जो यूपीएस का, इसके बाद अब कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक ने अपना मंथली बुलेटिन जारी किया है। इसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। आरबीआई ने देश की इकॉनमी की हालत और इसके सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय इकॉनमी ने ट्रेड टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद अपना टिकाऊपन दिखाया, लेकिन इसमें सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया गया। सर सवाल मेरा यह है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में किन खतरों का जिक्र किया है? देखिए, आरबीआई ने 2-3 बड़ी बातें कही हैं इसमें। पहली बात उन्होंने ये कही है कि ट्रेड टेंशन्स के जरिए जो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा हुई है जी, उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस यानी टिकाऊपन दिखाया। भारतीय अर्थव्यवस्था इस पूरे जो झंझावात है, पूरे हेडविंड्स हैं, उसके सामने मजबूती से टिकी हुई है। ठीक है। टिकी हुई कैसे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दी है, वो एक फैक्टर आरबीआई ने गिनाया है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि जो कंजम्पशन में जो स्लोडाउन आया था उसमें रिकवरी दिखाई दे रही है। तो ये बड़े पॉजिटिव पॉइंट हैं। अब बात करते चुनौतियां क्या हैं। ठीक है। आरबीआई ने एक बड़ी वार्निंग दी है कि सरकार के सामने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। उसको दो तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है जी, इन्हीं ट्रेड टेंशन और इन्हीं टैरिफ की वजह से। पहली चीज़ ये है कि जब टैरिफ वॉर छिड़ी है दुनिया में, तो उसके चलते इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और ये मुश्किलें पैदा हो सकती हैं इसकी वजह से। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक तो महंगाई बढ़ने का खतरा है टैरिफ की वजह से, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो स्लोडाउन है, स्लोडाउन के चलते महंगाई के घटने का डर है। यानी एक दो तरफा खतरा बताया है। एक तो महंगाई बढ़ने का खतरा है टैरिफ की वजह से, और महंगाई के कम होने का खतरा है स्लोडाउन की वजह से। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि डबल एजेड जो है एक सोर्ड है, उस पे उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार है, वो एक टाइट रोप पे, एक मुश्किल पाथ पर
एक मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं। इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। तो क्या ऑप्शंस रहेगा प्रवीण सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे जो दो धारी तलवार की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अमेरिका से भी जो खबर आई सर आज सुबह तड़के कि वहाँ भी जो महंगाई का आंकड़ा है देखिए 2.1% से बढ़कर 1.7% के आसपास का हो गया, या क्या वो आंकड़ा है सर, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। वहाँ भी जो अमेरिका के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो नहीं, अमेरिका की महंगाई को लेके जो फेड रिजर्व की कल बैठक हुई जिसके वो जारी हुए, उसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेके चिंता ज़्यादा नहीं है अमेरिका में। उन्होंने फेडरल रिजर्व के जो जेरोम पावेल हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड की जो टैरिफ वॉर है उसके चलते जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा होगा अमेरिका में वो बहुत टेम्परेरी होगा, वो बहुत लंबा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2 रेट कट इस साल हो सकते हैं। इस बार भले उन्होंने अमेरिका में जैसे भारत में एमपीसी होती है वैसे ही अमेरिका में हुई है, उसमें भले रेट कट नहीं हुआ है, लेकिन इस साल 2 रेट कट की बात कही गई है। लेकिन अमेरिका से अलग चीन की बात करते हैं। चीन का हम जिक्र 2-3 बार कर चुके हैं और चीन में हमने ये जिक्र किया कि वहाँ डिफ्लेशन का शिकार हो रहा है चीन। आंकड़े भी बता रहे हैं सर। बिल्कुल। और वो जो हालात हैं चीन में, वो स्लो डाउन की वजह से चीन में कंजम्पशन घट रहा है। कंजम्पशन घट रहा है तो चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं और वहाँ डिफ्लेशन का शिकार है। इसी चीज़ का जिक्र आरबीआई ने किया और संभवतः हम हाल के वक्त में पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने खुद कहा है कि आप स्लो डाउन के चलते जो डाउनवर्ड इन्फ्लेशन है उसका शिकार भारत हो सकता है, यानी कीमतें अपनी बढ़ने की बजाय नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। ये एक खतरा है। दूसरा खतरा टैरिफ की वजह से चीज़ों की कीमतों के बढ़ने का है। तो एक तरफ महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ महंगाई घटती हुई नजर आएगी। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है जहां सरकार के सामने मुश्किलें पैदा होती नजर आ रही हैं। लेकिन आरबीआई तो कह रहा है सर कि बीते 2 महीने में हमने 15 लाख करोड़ रुपए का जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में डाला है, उससे क्या कुछ बेहतरी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम में 15.5 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं। आरबीआई ने रेट कट भी किया है 25 बेसिस पॉइंट का। अप्रैल में फिर रेट कट की एक उम्मीद बड़ी जताई जा रही है। इससे सिस्टम में पैसा जाहिर तौर पर आएगा। लोगों को जो क्रेडिट ऑफ टेक है या कर्ज उठाने का जो पूरा ग्रोथ है वहाँ तेज़ी नज़र आएगी। कंजम्पशन में भी इजाफा उस तरह से मिल सकता है कि जहाँ सरकार ने जो 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री किया है और अगर जीएसटी में राहत अगर आने वाले कुछ वक्त में मिलती है जल्दी, तो वहाँ से महंगाई को कम करने में थोड़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में बूस्ट आएगा तो स्टेबिलिटी और आएगी, इकोनॉमी को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी। सर अगला सवाल भी मेरा ये है कि रिजर्व बैंक की बात चल रही है तो गवर्नर जो संजय मल्होत्रा साहब हैं उन्होंने कहा कोऑपरेटिव बैंकों को भी साफ संदेश दिया है कि रिजर्व बैंक का कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जो बड़ा संदेश है सर, ये क्या कहता है? क्या इसको न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाले मामले से जोड़ कर देखें क्या? बिल्कुल। ये जो आरबीआई की जब हमने बात की तो हमने सोचा कि इस चीज़ को का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि ये करोड़ों डिपॉजिटर्स के साथ जुड़ा हुआ मामला है। कोऑपरेटिव बैंकों के साथ हमने हाल के वक्त में कई घटनाएं देखी हैं, जिनमें सबसे ताज़ा तरीन मामला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का है, जहां पे कि आरबीआई को बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ा। लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई, लाखों करोड़ों कस्टमर्स उसमें फंस गए। आरबीआई को मॉरेटोरियम लगाना पड़ा कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि बाद में रियायत दिया आरबीआई ने। अब संजय मल्होत्रा ने मीटिंग की है सारे देश भर के जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, उनके साथ मीटिंग की है। उनसे ये बात आरबीआई के गवर्नर ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देश भर में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको लाने में मददगार साबित होते हैं। अनबैंक्ड लोग जो हैं, जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको बैंकिंग की सुविधाएं उनके बैंकिंग के साथ जोड़ने में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या शहरी सहकारी बैंक जिनको हम कह सकते हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन तमाम जो बड़े रोल जो इकोनॉमी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निभा रहे हैं, इसके साथ उनको डिपॉजिटर्स के हितों का ध्यान रखना होगा। डिपॉजिटर्स के हित कैसे सुरक्षित रहें, डिपॉजिटर्स का भरोसा कैसे बना रहे, उसके लिए प्रयास करने होंगे। ये बात आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो मैनेजमेंट हैं, जो चीफ हैं, जिनके साथ मीटिंग हुई है, उनको बता दिया है। एक तरह से साफ संदेश दिया है कि आप अपने लेवल पर चीज़ों को दुरुस्त कीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपने आईटी सिस्टम्स को मजबूत कीजिए, बाकी चीज़ों को दुरुस्त कीजिए। तो जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला हुआ है, उसके बाद से आरबीआई ने एक ये बड़ी पहल की है
और इसके परिणाम हो सकता है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग भी हम आने वाले वक्त में देखें, जहां पे कि शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई की नज़र और निगरानी थोड़ी और बड़ी हुई नजर आए। सर हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से बोलते आए कि देखिए भाई, पीएनबी बैंक वाला मामला हो, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो और तमाम जितने भी जो इंडसइंड बैंक वाला मामला हो, तो क्या देश का जो केंद्रीय बैंक है वो सोया हुआ है या उसमें और फुर्तीलेपन आने की ज़रूरत है? तो देखिए अब जिस तरह से बुलेटिन जारी किया गया उसमें तो साफ संकेत आ ही रहे हैं सर। कुछ और नहीं, ये तो बिल्कुल सेपरेट मीटिंग हुई है आरबीआई के बुलेटिन, जो मंथली बुलेटिन जारी हुआ है, उसके अलावा संजय मल्होत्रा की बैठक हुई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हेड्स के साथ। देखिए, शहरी जो बैंक हैं और या ग्रामीण सहकारी बैंक जो हैं, ये देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे हिस्से मतलब रूरल पेनिट्रेशन है। बिल्कुल, बहुत छोटे कस्बों में, गांव में वहां तक पहुंच है। तो गांव देहात का जो आदमी है उसके पास एक अच्छा मौका ये होता है कि वो इन बैंकों में पैसा जमा कराएं, इन बैंकों से कर्ज उठाएं। बहुत सारी जो बैंकिंग फैसिलिटीज जो बड़े बैंक नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ इनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इसके साथ ही इनके साथ कुछ स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी हैं। राजनीतिकरण है बैंकों का, बैंकों पर कितनी निगरानी है ये भी देखना होगा, क्योंकि हाल का मामला जो है वो चीज़ों को ये बता रहा है कि ठीक नहीं है सहकारी बैंकों में। हालांकि मामला केवल सहकारी बैंकों तक का नहीं है, इंडसइंड बैंक का भी अगर आप बात देख लेंगे तो जो बड़े बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई बढ़ा चढ़ाकर डेटा देना हो, फॉरेक्स डेरिवेटिव वाला मामला हो। हाँ, तो वो चीजें समस्या बैंकिंग सिस्टम में जाहिर तौर पर आरबीआई के तमाम सख्ती के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लिपेज नजर आ जाते हैं। ठीक है सर, आज एक और अहम मसले पर हम बात करेंगे। घरेलू बचत के तरीके में शिफ्ट किस तरह से इकॉनमी के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद की स्थायी समिति के पास एक लिखित सबमिशन दिया है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये किस खतरे का जिक्र किया है? देखिए, शेयर बाजार और इस बात को भी हम लोगों ने कई बार जिक्र किया है कि जो डिपॉजिट्स हैं आपके, लोगों ने पिछले कुछ सालों में क्या किया कि डिपॉजिट बैंकों में रखना कम किया। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की जो बात है, उसका खतरा अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने संसदीय समिति के सामने इस बात को रखा है। एक सबमिशन, रिटन सबमिशन दिया है, जिसमें इस बात का और इसके खतरों का जिक्र किया है कि किस तरह से बैंक डिपॉजिट्स को छोड़कर लोग शेयर मार्केट या मार्केट से लिंक्ड जो प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं। उसमें खतरा किस बात का जताया गया? इन लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, मार्केट के उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वोलेटिलिटी अगर आती है तो क्या ये उसको झेल पाने के लिए सक्षम है, उस जोखिम को? और क्या ये इतने लिटरेट है जो जनता, जिसकी बात भी हमको लोग कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से इन लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर जो इकोनॉमी है वहाँ पर इसका खतरा है। अगर हाउस होल्ड सेविंग कम होती है, लोग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं और वहाँ अगर लॉसेज उठाते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा स्पिल ओवर इकोनॉमी पर दिखाई दे सकता है। इस बात का जिक्र जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी इस रिपोर्ट में किया है। चलिए, और आखिर में बात करेंगे शेयर बाजार की। बाजार में आज चौथे दिन भी जबरदस्त तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स जो है 900 अंक चढ़कर 76,348 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 283 अंक चढ़ा और 23,190 के ऊपर बंद हुआ। एक दिन में इन्वेस्टर्स की चांदी हो गई है 3.32 लाख करोड़ रुपए इनके बन गए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि बाजार की तेजी की बड़ी वजह क्या रही सर? आज मतलब जो हम लोग मार्केट एक्सपर्ट से भी जानना चाहते हैं कि भैया आज का बताओ 5 पॉइंट क्या है कि किस वजह से आज बाजार चढ़ा भी। और लगातार हम देख भी रहे हैं, आपसे चर्चा भी कर रहे थे सर कि अगर कुछ दिनों से अगर हम देखें तो 800 पॉइंट चढ़ चुका है निफ्टी। क्या संकेत दे रहा है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज के मार्केट के चढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी फेडरल रिजर्व की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, जिसमें कि उनका जो स्टैंस था, जो रुख था, उसने पूरे के पूरे जो मार्केट्स हैं उसमें एक उम्मीद की किरण जगा दी। अच्छा। फेडरल रिजर्व ने भले रेट कट नहीं किया, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री की और जो बातें कही कि महंगाई कोई बड़ा खतरा नहीं है, जो टैरिफ वॉर है उससे जो हमने अभी भी बात कही थी, टैरिफ वॉर है, उसका खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो टेम्परेरी एक प्राइस को बढ़ाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा। इसका ये बड़ी वजह थी। और साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि जो इस साल 2 बार रेट कट करने की बात जो फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कही है,
उसने मार्केट्स को एक बुलिश ट्रेंड दिया और उसके बाद आज मार्केट 1100 पॉइंट तक चढ़ गए थे और 3.5 लाख करोड़ के आसपास का एक दिन में फ़ायदा हुआ है। चौथा दिन है जब बाजार में आज लगातार तेज़ी दिखाई दी। जाहिर तौर पर है पिछले 3 दिन और आज का दिन मिला लें तो केवल और केवल फेडरल रिजर्व नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर अब दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ है कि अमेरिकन मार्केट्स चढ़े लेकिन बॉन्ड यील्ड जो है वो फिर गिरी है अमेरिका की। और वो बात जो आ रही थी बार बार कि रिस्क फ्री रिटर्न जो अमेरिका के मार्केट्स में भारत से ज़्यादा दिख रहा है इसलिए जा रहे हैं। अब वो फैक्टर थोड़ा कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। हाल के वक्त में चाहे मॉर्गन स्टैनली हो चाहे दूसरे बड़े दिग्गज हों, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो बातें सामने आ रही हों, चाहे जिम रॉजर्स की हो, सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजार अब फिर से एक बार प्रॉमिसिंग नज़र आने लगे हैं, अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। चीन के बाजारों को लेके, चीन में जिस तरह का डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, इकोनॉमी को लेके खतरे नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक बड़ा प्रॉमिसिंग मार्केट। चीन को लेकर आप बात कर रहे थे सर, मैं उसको दोहरा भी दूं। बिल्कुल कहा जा रहा था कि भले ही अभी FIIs को लग रहा है कि वहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। जरा सी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अगर बढ़ती है, स्केलेट होती है, तो वो तमाम पैसा फिर से वहाँ से हटने लगेगा, निकलने लगेगा। और जैसा कि आपने कहा भी था कि चाइना की जो सरकार है स्टिमुलस पैकेजेस दे रही है, भारी भरकम पैसा डाल रही है, स्मार्टफोन खरीदना हो तो पैसा दे रही है, पेंशन देना हो तो दे रही है, बढ़ चढ़ कर अपनी ही जो मार्केट में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन इंडिया के लिए उसमें क्या गुड बात है, अच्छी बात यह है कि वो तमाम जो पैसा है अमेरिका से हो चाहे चाइना से हो, वो फिर ना फिर जितनी प्रतिशत गया है, हम लोग आप डिस्कस भी कर रहे थे सर, करीबन 3 लाख या 4 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली FIIs ने की है। और ये विगत इस साल की बात नहीं है, लगातार कुछ डेटा हम लोग देख रहे थे कि लगातार वो 2020 या 21 से लगातार वो बेच रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। और कल की मैं बात करूं, हम लोगों ने बे कैपिटल की रिपोर्ट का जिक्र किया सर, कल जब मनी सेंट्रल में भी इस बात को किया था हमने कि इसी साल 2 लाख करोड़ की जो बिकवाली हुई है, बे कैपिटल की रिपोर्ट कह रही है कि 30 to 40% पैसा फिर से वापस आ सकता है मार्केट्स में। तो जितने बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जितने बड़े एनालिस्ट और जानकार हैं, अब वो एक बार फिर से इस बात को दोहराने लगे हैं कि भारतीय बाजार में FIIs का आना फिर से शुरू हो सकता है। इकोनॉमी जो अपना रेजिलियंस दिखा रही है वो एक बड़ा फैक्टर है। हमने पिछले साल सितंबर तिमाही में मुश्किलें देखी, दिसंबर तिमाही में जैसा खुद अजय बग्गा ने कहा कि शायद जो अर्निंग सीजन था उसका लोएस्ट पॉइंट दिसंबर तिमाही था। अब इसके बाद जब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे और उसके बाद के नतीजे आएंगे, वो शायद एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड्स को दिखाएगा और मार्केट्स में फिर से तेजी, विदेशी फंड्स जो हैं, FIIs जो हैं, उनके लिए एक बार फिर से भारतीय बाजार अट्रैक्टिव नजर आ सकता है। और हाल के जो आंकड़े आए हैं सर वो भी बहुत ही सुकून देने वाले हैं। चाहे IP का जो आंकड़ा हो 7 महीने या 8 महीने के उच्चतम स्तर पर आया है 5.1, और जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े हैं वो 4% से नीचे 3.6% के आसपास, वो भी 7-8 महीनों के निचले स्तर के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक गुड पॉइंट माना जा सकता है इकोनॉमी के लिए भी और शेयर बाजार के लिए भी। बिल्कुल। उसके साथ सरकार के कदम, RBI के कदम, ये जो उनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो फिर 1 अप्रैल से चीज़ों में और बदलाव हम देख सकते हैं। कार सेल्स हो या टीवी, फ्रिज, स्कूटर, 2 व्हीलर की सेल हो या FMCG की सेल्स हो, वहाँ पे हम फिर से रिवाइवल देख सकते हैं, कंजम्पशन का रिवाइवल देख सकते हैं। कार सेल्स और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बिक्री है, वहाँ पे रिवाइवल हम देख सकते हैं। तो वो अगर आता है, और 6.5% की जो फिच की भी एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें कहा गया है कि इकोनॉमी ग्रोथ को लेके, तो ग्रोथ का रिवाइवल अगर होता है तो दुनिया भर के लिए, जब ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल चल रहा है, ग्लोबल ग्रोथ रेट लगभग 3.2% का एवरेज ग्रोथ की बात है, ऐसे वक्त पे 6.5% या 6.25% की ग्रोथ रेट अगर इंडिया इस मुश्किल वक्त में अचीव कर लेता है तो जाहिर तौर पर है कि दुनिया भर के जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, FIIs हैं, उनके लिए इंडियन मार्केट्स को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। प्रवीण सर, एक सवाल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे इस बार भी अभी हम लोगों ने जो आज के मनी सेंट्रल में चर्चा की कि सस्टेन कर लेता है इंडियन इकोनॉमी, अब मैं इसको जोड़ना चाहूँगा 2008 वाली जो क्राइसिस थी, उस समय भी कहा गया था कि देखिए दुनिया भर में बड़ी मंदी आ गई लेकिन भारत में उतनी स्थिति खराब नहीं हुई थी, इन्होंने थाम लिया था। कोविड के समय भी देखिए कहा गया कि मतलब लुटिया डूब गई, लेकिन भारत जो था स्टैंड स्टिल खड़ा रहा। तो इस दोनों अगर चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखें और उससे कुछ सार निकाल पाएँ।
नहीं, बिल्कुल देखिए, एक तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जो 2008 की सब प्राइम क्राइसिस थी, वो अमेरिका से शुरुआत हुई। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम की क्राइसिस थी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का उसके साथ कोई लिंकेज था नहीं। ठीक है। ठीक है, इंडियन बैंक्स उस दौरान धराशायी नहीं हुए। जी। अमेरिकन बैंक में बड़े बड़े नाम बिक गए थे उस वक्त, मेरिल लिंच हो या दूसरे बड़े जो बैंक थे कई सारे, वो सारे बैंक वहाँ धराशायी हो गए थे, क्राइसिस में ख़त्म हो गए थे। इंडिया में वैसा नहीं था, और इसी वजह से जो शॉक पूरी दुनिया में आया फाइनेंशियल क्राइसिस का, उसका असर इंडिया पे पड़ा, लेकिन बहुत सीमित असर पड़ा। और उसके बाद भारत ने फिर एक तेज ग्रोथ उसके बाद से देखी। कोविड के वक्त भी हमने ये देखा कि मार्केट्स एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्च 2020 में गिरे, और अगस्त से रिकवरी, जुलाई अगस्त से रिकवरी भी वहाँ दिखाई देने लगी। भारत की बड़ी ताकत है भारत का इंटरनल कंजम्पशन, भारत का जो घरेलू कंजम्पशन है, जो माल को खपा लेने की ताकत है, आबादी, कैपेसिटी है, वो एक बड़ी ताकत है। उस वजह से इकॉनमी किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को चलाए रखने में सफल होती है। मजबूत बैंकिंग सिस्टम है, सरकारी नीतियां जो हैं वो इस तरह की हैं जहाँ पे कि सेफ गार्ड करने के नियम कायदे बनाए गए हैं। तो और जो अभी भी आया उसके बाद जो सरकार का अगर एक्शन है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार ने एक त्वरित एक्शन इस बात को लेकर लिया कि जो स्लो डाउन आ रहा है कंजम्पशन में या इकोनॉमी में, वहाँ किस तरह से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। फटाफट लिए गए सर, फटाफट कदम उठाने की कोशिश की गई। 12.75 लाख तक की कमाई को टैक्स जीरो करना हो, जीएसटी के रेट्स को कम करना हो, और तमाम तरह की जो बातें। हालांकि मार्केट्स पे एक जो सबसे बड़ी जो बात बार बार इधर बीच घूम के आई है, वो है मार्केट्स पे लगने वाले टैक्स की। एक बात ये बार बार कई लोगों ने कही, चाहे समीर अरोड़ा हैं, उन्होंने कहा कि जो आप कैपिटल गेन्स टैक्स ले रहे हैं मार्केट्स पर, वो विदेशी इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। एक वो बड़ी वजह है जिस वजह से जा रहे हैं, चाहे एसटीटी हो चाहे कैपिटल गेन्स टैक्स हो। सरकार अगर वहाँ पे कम से कम विदेशी इन्वेस्टर्स को अगर इससे छूट देती है, जो दुनिया के बहुत सारे देश देते हैं, तो शायद उनके लिए भारत एक फिर से ज़्यादा रिटर्न वाला मार्केट बन जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।